पलवल की सिमरन ने पार की सारी सीमाएं। सर बचपन में कभी सूर्यवंशम मूवी थी, मैंने उसमें देख लिया था, तो बचपन में कभी प्लान था मेरा कि भाई कलेक्टर बनेंगे। उस सूर्यवंशम फिल्म देख बन गई आईपीएस। लेकिन इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर किया तो सबके सिक्के छूट गए थे। पीडीएफ में अपना नाम देखते हो तो जितना भी आपने स्ट्रगल कराया, आपने जो भी अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करी है 8-9 घंटे की, इतने सालों की जो मेहनत है वो सारी पे ऑफ हो जाती। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 3 क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाई थी। पढ़ाई मैंने यूट्यूब से ही करी थी और बहुत मिनिमल कॉस्ट पे वो प्रोवाइड करा देते हैं पैकेज वगैरह। यूट्यूब बना कोचिंग सेंटर। समराइज का अलग बना दिया था, पीजी की तरह ही रखते थे इसको ऊपर भी, बस खाना खाने के लिए एक टाइम नीचे आती थी, 2 टाइम का खाना तो ऊपर ही लेके जाते थे, हम ऊपर ही खाती थी अपने रूम में। पढ़ाई के लिए त्याग दी सारी सुविधाएं। पढ़ाई के चक्कर में मैंने बिल्कुल सिंगल सीटर रूम ले लिया था और कीपैड फोन यूज करने लगी थी, किसी से बात नहीं करना। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 4-5 महीने तो मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, 13-14 घंटे मेरी पढ़ाई चली थी। घर को ही बना लिया था पीजी। एंड्रॉइड फोन छोड़ कीपैड चलाती थी। सर ये जो सारा जो फोकस अटेंशन स्पैन हमारा कम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम की रील्स का। युवाओं का ध्यान भटक रहा है रील्स में। रोल प्ले करती है यहाँ पे कि आपने जो पढ़ा है वो आप अगले दिन सुबह वापस से रिवाइज करिए। अगर आप पढ़ते जाओगे और नेक्स्ट आप रिवाइज नहीं करोगे अपना पुराना, तो पुराना वाला आप भूलते चले जाओगे। पलवल में आज भी सीमाओं में रहती हैं लड़कियां। ये अगर पढ़ भी जाएगी तो ये तो कहीं और ही कमा के देगी, तुम्हें तो देने वाली है नहीं। तो उनका मोटिव ये रहता है दहेज के लिए पैसे जोड़ लो, पर पढ़ाई के लिए लड़कियों के लिए पैसे नहीं होते। उन सीमाओं को तोड़ आईपीएस बन लिखी कहानी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और अभी हमारे साथ में है सिमरन मैम, जिनका इस बार ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज 2024 में रैंक आई है 869 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो हम मैम से बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनकी स्ट्रेटजी, इनकी प्लानिंग। आप सबके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। मैम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जब आप अपनी होली पीडीएफ में नाम देखती हैं उस यूपीएससी की पीडीएफ में, कैसा फील होता है? आपका पहला क्या रिएक्शन था और जब आप देखी तो आप कहाँ थी, कैसी थी, उसके बारे में बताइए जब आप फर्स्ट टाइम देखी रिजल्ट अपना। सर मैं बच्चों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप उस पीडीएफ में अपना नाम देखते हो तो जितना भी आपने स्ट्रगल कराया, आपने जो भी अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करी है 8-9 घंटे की, इतने सालों की जो मेहनत है वो सारी पे ऑफ हो जाती है। और आपका जो रिएक्शन रहता है उससे ज़्यादा अच्छा आपकी फैमिली को रिएक्शन को देख कर आपको खुशी मिलती है, क्योंकि माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहता है बच्चे की पढ़ाई में, और उनकी खुशी का जो एक लेवल होता है वो अलग ही होता है, वो कहीं पर भी आपको मिल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी पिताजी का, भाई बहन का, जो भी थे, आप रिजल्ट जब देखते हैं तो क्या रिएक्शन था उनका जब आप देखते हैं कि होली पीडीएफ में आपका नाम? सर मेरे भाई मेरे साथ में बैठे थे उस टाइम पे, तो मैंने सबसे पहले उन्हें ही बताई थी। बहुत खुश थे वो, क्योंकि हमारी मेहनत के साथ साथ उनकी भी बहुत मेहनत जुड़ी रहती है उससे, उनके भी सपने जुड़े रहते हैं। राइट, बिल्कुल। तो मैम ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? आपने कहाँ से आपको लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, मुझे देश की प्रतिष्ठित सेवा आईएएस या आईपीएस ज्वाइन करना चाहिए? सर बचपन में कभी सूर्यवंशम मूवी थी, मैंने उसमें देख लिया था, तो बचपन में कभी प्लान था मेरा कि भाई कलेक्टर बनेंगे। उस टाइम पे पता भी नहीं था यूपीएससी एग्जाम होता है, उसके थ्रू आईएएस लगते हैं। फिर बड़े होते होते दिल्ली में एडमिशन हुआ, डीयू में एडमिशन हुआ, तो वहाँ से मुझे बच्चों से थोड़ा देखा, सिविल सर्विसेज का वहाँ हब है मुखर्जी नगर, तो वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ और वहाँ से मैंने सोच लिया था मुझे कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। एक बार अपने आप ऑडियंस को बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई की है। सर 10th तक की एजुकेशन मेरी पलवल से ही हुआ है, स्वामी विवेकानंद स्कूल से मैंने 10th करी है। 11th-12th मैंने बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से करी है। और कॉमर्स स्ट्रीम ले ली थी मैंने, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था सीए की तरफ, तो इस वजह से कॉमर्स ले लिया था। फिर डीयू से मेरी दौलत राम कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी है बीकॉम, और उसके बाद मैंने 1.5 साल के करीबन प्रिपेयर करा था इसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। विजन आईएएस से मैंने कोचिंग भी ली थी, और उसके बाद ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, ये 69 रैंक है मेरी इसमें। ओके मैम, इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन। मैम ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया। अगर मैं कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं, आपके पेरेंट्स के बारे में, तो क्या बताना चाहेंगी आप?
सर मैं बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से तो हूँ नहीं। मेरी मैं जो मम्मी है वो 10th पास है, मेरे पापा जी वो 12th पास हैं। तो एक ये नोशन मुझे सामने मेरा आया था बचपन में, जब कभी बोला था मैंने कि भाई IAS बनना है। तो बहुत रिलेटिव्स ने बोल दिया था ऐसे कि भाई आप फैमिली बैकग्राउंड बहुत एजुकेटेड होना चाहिए, आपका अच्छी फैमिली से होगे तो ही आप IAS बन सकते हो, आपके फैमिली का बहुत रहना चाहिए कि भाई वो भी IAS है तो ही आप IAS बनोगे। तो ये नोशन मैं यहाँ पे तोड़ना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से हो तो भी आप बहुत बड़ा सपना देख सकते हो IAS बनने जैसा, और आप बन भी सकते हो। बिल्कुल मैम, ये तो हो गई आपके। मैं कुछ प्रिपरेशन पे बात करूंगा। जैसा कि आप मैम जानती हैं ये UPSC 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ऑफकोर्स सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती होगी। प्रीलिम्स पे कोई स्ट्रेटजी काम करती है, मेंस पे कुछ, इंटरव्यू पे कुछ। हम क्रमशः बात करेंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पे। प्रीलिम्स की अगर ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी क्या थी और आप क्या मैसेज देंगे जो UPSC एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स जो एग्जाम देना चाहते हैं, उनका क्या आपका संदेश होगा और आपकी क्या स्ट्रेटजी थी पर्सनल? सर प्रीलिम्स के लिए एक मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे माइंड में ये रहता है कि प्रीलिम्स तो पहले क्लियर हो जाए। तो बहुत बार ना पूरा साल हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में ही दे देते हैं, जबकि वो आप कितना भी प्रिपेयर कर लोगे आपको वो चीज़ें रिवाइज करते रहनी पड़ेंगी, और आप पूरा एक साल भी लगा दोगे, प्रीलिम्स अगर हो भी जाता है मेंस नहीं हो पाएगा। मेनली जो ये पूरा एग्जाम है आपकी रैंक डिसाइड मेंस के मार्क्स ही करने वाले हैं। तो प्रीलिम्स के लिए 5 to 6 मंथ्स की प्रिपरेशन एनफ होती है। आप ज़्यादा ही फोबिया है आपको प्रीलिम्स का तो आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो। और प्रीलिम्स स्पेसिफिकली सर रिवीजन, क्यूमुलेटिव रिवीजन की बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है यहाँ पे, कि आपने जो पढ़ा है वो आप अगले दिन सुबह वापस से रिवाइज करिए। अगर आप पढ़ते जाओगे और नेक्स्ट आप रिवाइज नहीं करोगे अपना पुराना, तो पुराना वाला आप भूलते चले जाओगे। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। हाँ, और फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं तो लास्ट मंथ में ही आप याद करिए, पहले से याद करने का उनका कोई फायदा रहता भी नहीं है। बिल्कुल। आप रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करती थी, कौन कौन से बुक्स पढ़ती थी? जैसे कुछ बुक्स हैं जो कि एक सोसाइटी में लोग जानते हैं जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, पर अगर आप इसके अलावा भी कुछ अपने बुक्स रेफरेंस आप बता सकें, कौन कौन सी आप फॉलो करती थी? सर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये था कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सबको ही पता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। पर प्रीलिम्स का जो मुझे लगता है वो PYQ का बहुत बड़ा रोल रहा है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। और PYQ करने का भी एक तरीका होता है। सब टॉपर्स बोल देते हैं कि PYQ करने चाहिए, मुझे भी ये बोला गया था। बट वो तरीका ये है कि हमें थीम आइडेंटिफाई करनी होती है वहां से कि किस थीम पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में स्वदेशी मूवमेंट वगैरह जो है, ये स्वदेशी मूवमेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप पहले PYQ जो आप देख रहे हो, पहली चीज तो ये है कि आप थीम आइडेंटिफाई कर लीजिए। दूसरी चीज ये होती है कि जो टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे स्वदेशी मूवमेंट पे पूछा गया है, तो बेशक से वो एक मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, पर आप वहीं से ही जो और मूवमेंट जो उसके ऑप्शंस और भी हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन निकाल के रख लीजिए। एक नोट्स आपके PYQ के लिए एक अलग रजिस्टर बनना चाहिए, उसमें नोट्स होने चाहिए जो वहां से PYQ से ही लिए गए हैं। जैसे कोई अमेरिकन कंट्यूप्लेटिव पूछा गया जो भी है, तो वहां से और ऑप्शंस जो दे रखे हैं वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के आप लिख लीजिए उन चीजों को। बिल्कुल। तो दूसरी चीज ये हो गया। थर्ड चीज सर ये होती है, एक स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो UPSC के एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज पकड़ के रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। कि कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डेटा वाले जैसे बिल्कुल स्पेसिफिक डेटा अगर UPSC दे देता है तो वो ज्यादातर गलत ही होता है, ज्यादातर। तो वो चीजें भी हमें दिमाग में रखनी चाहिए। तो PYQ इस तरीके से आप करेंगे तो प्रीलिम्स निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। थैंक यू मैम। इस पर हम बात करेंगे मेंस पे भी, क्योंकि 1750 नंबर का मेंस एग्जाम होता है जो कि क्रूशियल फैक्टर्स होता है आपके अंतिम रूप से चयन होने में। उस मेंस की क्या स्ट्रेटजी थी, और उसमें भी देखा गया आंसर राइटिंग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। आपकी मेंस की क्या स्ट्रेटजी थी, और आप बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वो मेंस की तैयारी कैसे करें, और आंसर राइटिंग पे, दोनों पे हम आपका अप्रोच जानना चाहेंगे। सर मेंस के लिए सबसे बड़ा जो आपका मार्क्स आपकी रैंक जो इम्प्रूव करा सकता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट और एथिक्स पे डिपेंड करता है। yes, अगर आप ऑप्शनल आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख लोगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेरी गलती यहाँ पे यही थी, जो मेरे रैंक कम आई या मार्क्स कम रह गए। इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स थे, मेंस में कम रह गए क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे थे पहले से। तो 2.5 महीने का जो टाइम मिला था मैंने उसी में ही शॉर्ट नोट्स बनाए, उसी में फिर मेरा टाइम कम रह गया। तो बच्चों से ये कहना चाहूंगी जो अगली बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि दिसंबर तक अपने ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए पहले से पहले ही। और वो बिल्कुल आपको हैंडी होने चाहिए कि आपको सारा सिलेबस एक बार हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। और ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, वो आपकी बहुत अच्छी रैंक ला सकता है। और सेकेंडली एथिक्स अपना पहले से प्रिपेयर करके रखिए। उसमें एग्जाम्पल्स जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वो बुकलेट जो आती है मार्केट में, वो सभी पढ़ रहे हैं। आप अलग एग्जाम्पल नहीं दोगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो न्यूज़पेपर से आप एग्जाम्पल्स निकाल के रख सकते हो। मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी तो मेरा डेली का रहता था कि 1 या 2 एग्जाम्पल मैं अपना नोट्स बना लिया करती थी कि कुछ तो मुझे 1-2 एग्जाम्पल ऐसे मिले जो मैं अपने एग्जाम में यूज कर पाऊँ।
तो एथिक्स के लिए ये रहेगा। बिल्कुल राइट मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं आपके अंतिम रूप से चयन होने में, वो यही 3 चीज़ें हैं, आपका ऑप्शनल, इथिक्स और एसे, क्योंकि ये लगभग आपके 1000 मार्क्स के हो गए। इन तीनों की क्या आपने कुछ सेग्रीगेट प्रिपरेशन की थी, या लगभग जैसे आपकी नॉर्मली तैयारी? लोग बोलते हैं ना कि अगर हम इन पे अच्छा रैंक, इन पे अच्छी अगर नंबर पकड़ कर लेंगे तो हमारी रैंक इंप्रूव हो सकती है, हमें अच्छी रैंक मिल सकती है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। इन तीनों के लिए क्या आपने कुछ अलग स्ट्रेटजी अपनाई थी, या आपका जो मेंस का पूरा ओवरऑल स्ट्रेटजी था उसी के थ्रू आप? सर अलग स्ट्रेटेजी ऐसे का मैं ये कहूँगी, स्टार्टिंग में ऐसे लिखना नहीं चाहिए बच्चे को, क्योंकि ऐसे के लिए आपको 1200 वर्ड में ऐसे जो लिखना है उसके लिए नॉलेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो बहुत उसमें जीएस की इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हो। तो ऐसे की बाद में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, पहले आप जीएस को प्रिपेयर कर लीजिए अपना, फिर उसके बाद ऐसे आप करें। और ऐसे में एक फ्लो होना चाहिए, ऐसे में जो मुझे लगता है मार्क्स जिसमें मिलते हैं वो एक फ्लो मेंटेन करके रखना चाहिए बच्चों को। और एक तरीका होता है जैसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, आप बीच में स्टेटमेंट, जो अगर स्टेटमेंट वाला ऐसे आया हुआ है तो कभी स्टेटमेंट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो एग्जामिनर वो बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है बच्चा, या खुद ने जो उससे रिलेट करके डाल दिए वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टेटमेंट वाले, उनको कोट वाले जो ऐसे होते हैं उनको कोट से स्टार्ट ना करें, कुछ 1-2 चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती है बच्चों को। बिल्कुल राइट मैम। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू पे, लास्ट स्टेज जो होता है इंटरव्यू, जहां आप ये भी बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपके लगभग 275 नंबर का आई थिंक ना 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। आप अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हमें बताएं, कैसे रहा आपका इंटरव्यू, किसके बोर्ड में था इंटरव्यू, जब आप अंदर घुसी तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जब आप अंदर जाती हैं कैसे वहाँ का माहौल था, इन सब के बारे में थोड़ा हमें बताएं। सर इंटरव्यू में बीबीएस स्वयं सर का बोर्ड मिला था मुझे, और बहुत कॉर्डियल मेंबर्स रहते हैं। वो जितना हमें मॉक इंटरव्यूज में डरा दिया जाता है वो वैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं रहता, वो बहुत कॉर्डियली बात करते हैं आपसे, बहुत अच्छा नेचर था उनका। बिल्कुल। और इंटरव्यू में सर मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा चीज वो देखते हैं वो कॉन्फिडेंस और आपकी अलर्टनेस देखते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 3 क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाई थी, बहुत बेसिक सा। मैं कभी इंडिया गेट उस टाइम पे घूमने गई नहीं थी, दूर से ही देखा था। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया था वहाँ पे स्टैचू लगा है वो किसका है, तो मुझे पता सुभाष चंद्र बोस जी का है, उससे पहले किसका था तो वो मुझे नहीं पता था। तो सॉरी सर बोल दिया। 1-2 उन्होंने को पता चल गया कि भाई इंडिया गेट गई नहीं है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए, उन्हें कॉन्फिडेंस डाउन करना था। तो मुझे ये था कि भाई 3 क्वेश्चन भी अगर मैंने सॉरी बोल के, सॉरी सर, नो सर बोल के कर दिए हैं, तो 4th क्वेश्चन पे मेरा कॉन्फिडेंस उतना हाई लेवल, उतना ही होना चाहिए जितना कि मुझे आंसर पता होते हुए होना चाहिए था। तो उन्होंने 4th क्वेश्चन मेरा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पूछा, इंटरनेशनल रिलेशन का। तो उस पर मैंने उन्हें कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, उन्होंने उस पर ही वेरी गुड बोला मेरे से। तो उस चीज का मुझे लगा कि वहाँ पे मुझे मार्क्स मिले थे, कि वो कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो बच्चे को घबराना नहीं चाहिए, अगर 4 क्वेश्चन में आपने सॉरी सर भी बोल दिया है तो आपके नेक्स्ट आंसर पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए पुराने वाले आंसर का। बिल्कुल। तो वहाँ पे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। मैम कितने मार्क्स थे आपके इंटरव्यू में? 187 मार्क्स थे सर। दैट इज डिसेंट मार्क या ओके मैम। कुछ क्वेश्चन हम इसके अलावा, तैयारी के अलावा भी कुछ पूछते हैं नॉर्मल, जो मुझे लगता है हर कोई ऑडियंस अपने आप से रिलेट कर सकता है, ना कि सिर्फ यूपीएससी तैयारी करने वाले, जो नॉर्मल हमारी ऑडियंस देख रही है वो भी अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। मैम ये तैयारी एक लंबी चलती है, 1 साल तक तैयारी चलती है, और 1 साल पूरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकल जाता है, तीनों फेज कंप्लीट होने में। बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जब आप अपने आप को लो फील करती होंगी, डिमोटिवेट फील करती होंगी, कैसे अपने आप को आप उस समय मोटिवेट रखती थी, क्या आप करती थी ताकि आप फिर से आप अपनी तैयारी में उसी लगन के साथ, उसी तत्परता के साथ आप लग सकें? सर मैं जिस टाइम पे मैं दिल्ली में रहा करती थी, तो मुझे पढ़ाई के चक्कर में मैंने बिल्कुल सिंगल सीटर रूम ले लिया था, और कीपैड फोन यूज करने लगी थी, किसी से बात नहीं करना। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 4-5 महीने तो मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, 13-14 घंटे मेरी पढ़ाई चली थी। पर कहीं ना कहीं वो बहुत, इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आया था, डिप्रेसिंग जैसी सिचुएशन होने लगी थी, क्योंकि बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया था मैंने अपने आप को। तो वहां से फिर मैं घर आ गई थी। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर लेना अपने आप को, थोड़े कोई भी आप अपना फ्रेंड सर्कल बना के रखना चाहिए बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक नेगेटिव जो पर्सन है जो आपको डिमोटिवेट करे, उनसे थोड़ा अलग रहिए, पर जो पॉजिटिवली आपको मोटिवेट करते रहे उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। और अपनी प्रिपरेशन के बारे में भी अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना चाहिए कि भाई आज मैं इतना पढ़ा, आज उतना पढ़ा। उस तरीके से ना आप बिल्कुल जो एग्जॉस्ट हो भी गए आप पूरे दिन जो पढ़ाई करिए, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाती है, सारे स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन जो बाहर वो हो जाती है।
तो फ्रेंड सर्कल थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए और थोड़ी चीजें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है, जैसे फैमिली फंक्शंस वगैरह हैं। तो यही है कि उस टाइम पे लगता है कि हम लेफ्ट आउट सा फील करते हैं कि सब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, मैं ही शायद पीछे रह गई हूँ इंस्टाग्राम की स्टोरीज वगैरह देख के। तो उन चीजों को लास्ट में यही कहूंगी कि बहुत जो भी आपको इज्जत मिलती है जब आप पीडीएफ में नाम देखते हो, तो वो सारी चीजें पे ऑफ हो जाती हैं जितना भी आपने स्ट्रगल करा है। तो उस टाइम पे आप सेक्रीफाइस बेसिस से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको उसका फल मिल जाएगा एक दिन। बिल्कुल मैम, अभी आपने उस पर टच किया, पर मैं इस पर डिटेल जानना चाहता हूँ। इस पूरी तैयारी के दौरान आप परिवार को कहाँ पाती हैं, परिवार की क्या भूमिका है, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट सिस्टम के आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। इस पूरी तैयारी के दौरान आप कहाँ देखती हैं परिवार को? सर परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, मतलब फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो शायद बच्चा एक दो अटेम्प्ट में ही छोड़ देगा, गिव अप करने वाली फीलिंग आ जाती है। मेरा ये रहता था कि मैं नाश्ता सुबह का फैमिली के साथ ही करा करती थी। प्रीलिम से 10 दिन पहले तक भी मेरे फैमिली के साथ ही मैंने ब्रेकफास्ट कराया हमेशा। उससे थोड़ा ये रहता था कि भाई स्टार्टिंग डे की जो स्टार्टिंग है वो ही एक अच्छी लगती थी और पढ़ाई में भी फिर मन लगा रहता था। तो फैमिली भी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। बहुत बार बच्चे को वो डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उन्हें एक पुश की ही जरूरत होती है। वो फैमिली अगर वहाँ पे हाथ लगा दे तो बहुत बढ़िया रहता है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, तो लकीली मुझे था ये कि भाई ने और चाचा ने हमेशा यही कहा कि अगर 4 अटेम्प्ट में नहीं होगा तो 5वें में तो होगा, आप लगे रहिए। तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए और बच्चों को भी अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों की बात की मैम आपने, मैं उससे एक जुड़ा प्रश्न मेरा भी है। आजकल आप यूथ में देखती होंगी, मैं ये नहीं करूँ यूपीएससी तैयारी करने वाले, बैंक, एसएससी, रेलवे, नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब वो अपने आप को फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और मुझे लगता है बिना डिसिप्लिन के, बिना फोकस और कंसंट्रेशन के आप कोई भी एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। आप इस पर क्या मैसेज देना चाहती हैं युवाओं को? सर ये जो सारा जो फोकस अटेंशन स्पैन हमारा कम हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम की रील्स का वजह से हो रहा है कि वो हमें 30 सेकंड्स की आदत हो चुकी है। अब YouTube पे भी 1 घंटे कोई वीडियो नहीं देख पाते क्योंकि 30 सेकंड्स की आदत हो गया है। तो यहाँ के लिए सर मैंने तो इंस्टाग्राम पे अपने पे लॉक लगा रखा था, वो 30 मिनट्स का एक, आप उसमें चेक करोगे तो उसमें आते हैं सेटिंग कि आप 30 मिनट्स पे एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाती है कि आपके टाइम एग्जॉस्ट हो चुका है, सारी लिमिट आपकी, और आप इंस्टा बंद कर दीजिए। तो ये चीजें यूज करनी चाहिए बच्चों को और थोड़ा कम ही टाइम स्पेंड करें इन सब चीजों पे तो बेस्ट रहता है। क्योंकि 24 घंटे, मेरे एक सर थे उन्होंने हमसे बोला था कि 24 घंटे आप एक मनी की तरह देखा करो कि आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया तो आपको ये लगना चाहिए मैंने 500 रुपए वेस्ट कर दिया। जब तक आप समय को पैसों से तुलना नहीं करोगे तो आप वेस्ट करते ही रहोगे उसे। बिल्कुल। तो 24 घंटों का मेरे पास पूरा हिसाब रहा करता था और बच्चों को टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए। ये भी कहूंगी शेड्यूल आपके पास होना चाहिए पूरा आपका कि भाई 8 घंटे की नींद आपको लेनी है और एक बिल्कुल बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए, हेल्दी लाइफ। मेरी 1 घंटे की वॉक डेली रहा करती थी। प्रीलिम से 2-4 दिन पहले तक भी मैंने वो अपना रूटीन बना के ही रखा था कि डेली शाम को 1 घंटे की वॉक है और उसके बावजूद भी क्लियर करा है। तो फिर मुझे लगता है कि बैलेंस कर सकते हैं बच्चे पढ़ाई के साथ। बिल्कुल। जो स्टूडेंट देख रहे हैं आपको, क्या आप उनको मैसेज देंगी? सेल्फ स्टडी या कोचिंग, कैसे तैयारी करें? सेल्फ स्टडी सर, नो डाउट सेल्फ स्टडी। कोचिंग में नोट्स मिल सकते हैं आपको, कोचिंग बहुत बच्चे ले रहे हैं, आप दिल्ली में जाके देख भी सकते हो। कोचिंग सेंटर्स भरे पड़े हैं, 6-7 लाख बच्चे हर साल आते हैं वहाँ पे। कोचिंग सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर सकती है, यूपीएससी मेहनत ही मांगता है और वो अपने हाथ से जब मेहनत जब तक नहीं करोगे जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा वो एग्जाम की डिमांड है क्या। अब जो कोचिंग में भी आप कभी भी देखो वो बोल देंगे PYQ करो और PYQ बुकलेट दे देंगे आपको कि पक करो। तरीका क्या है वो आप जब खुद करोगे जब भी आपको समझ आएगा कि कहाँ पे वो क्या चीज है जो हमको पकड़ के रखनी है, कैसी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग होती है, कैसी स्टेटमेंट है जो सही होती है। बिल्कुल राइट। मैम कुछ हम रैपिड फायर क्वेश्चंस लेंगे जहाँ मतलब जल्दी से जवाब दे सकते हैं एक लाइन में, ठीक है? कोचिंग पे तो आपने दे दिया, क्या प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाना जरूरी है या जो छोटे शहरों में देख रहे हैं, गांव में रह करके आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो दूर दराज जहाँ भी लोग देख रहे होंगे आपको अगर सुन रहे होंगे, तो क्या जरूरी है दिल्ली आना या आप जहाँ हैं वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं? सर जहाँ है वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। मैं दिल्ली छोड़ के घर आ गई थी और 1 साल मैंने घर पे ही रह के प्रिपेयर करा था, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट दिया था। तो अटेम्प्ट से 1 साल पहले की पढ़ाई मेरी घर पे ही रह के हुई है। दिल्ली तो मैंने इंटेंशनली छोड़ा था। बिल्कुल राइट। मैम आपने हिंदी माध्यम से टॉप किया है, मैं यूँ कहूँ टॉप ही किया है आपने हिंदी माध्यम से। अच्छा आपको मीडियम इंग्लिश था? सॉरी, बहरहाल मेरा ये प्रश्न है, ठीक है? मीडियम को आप क्या लैंग्वेज को बैरियर मानती हैं प्रिपरेशन में? जरूरी हिंदी इंग्लिश, क्योंकि अक्सर लड़ाई चलती रहती है कि यार हिंदी इंग्लिश वाले, हिंदी मीडियम वाले सिलेक्शन होते हैं या हिंदी मीडियम वाले सिलेक्शन होते हैं, आपको इस पर क्या बोलना है? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मीडियम कोई भी बैरियर है, क्योंकि मेरा मेंस जो था वो इंग्लिश में था, मेरा इंटरव्यू हिंदी में था और बल्कि इंटरव्यू भी बाइलिंगुअल हो गया था क्योंकि एक सर साउथ से थे हमारे, तो वो इंग्लिश में पूछे तो उन्हें इंग्लिश में भी जवाब दे दिया था और जो हिंदी में बात करते हैं हिंदी में हो गया। तो लैंग्वेज तो बैरियर मेरे ख्याल से बस वो कम्युनिकेशन का तरीका है, वो बैरियर नहीं होना चाहिए लैंग्वेज
लैंग्वेज। बिल्कुल, और राइट। हिंदी में थोड़ा ये रह जाता है सर मेंस के टाइम पे कि हिंदी लिखने में थोड़ी हमारी राइटिंग स्लो हो जाती है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि उस पर अंडरलाइन रहती है, उसमें मिस्टेक के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। हिंदी टफ लैंग्वेज है, तो मे बी मेंस में मार्क्स कम रह जाते हों बच्चों के इस वजह से। बट बाकी मुझे इंटरव्यू में तो बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि लैंग्वेज की आपका कुछ मैटर करता है कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं हिंदी में, आपको बस अपने थॉट्स उन तक पहुंचाने हैं। बस वो चीज़ है। जो पारिवारिक पृष्ठभूमि जिनकी कमज़ोर होगी, हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे, क्या ये ज़रूरी है कि जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कमज़ोर है वो तैयारी नहीं कर सकते हैं, या कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकता है आपकी तरह? सर कोई भी कर सकता है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, और बेशक से मैंने कोचिंग ली थी, बट उसके बाद की जो पढ़ाई मैंने यूट्यूब से ही करी थी, और बहुत मिनिमल कॉस्ट पे वो प्रोवाइड करा देते हैं पैकेज वगैरह। और यहाँ पे मैं सर एक अंडरस्टैंड यूपीएससी करके चैनल है सत्यम जैन सर का, वहाँ से मैंने बहुत मुझे हेल्प हुई थी। उनका छोटे मोटे प्राइसेस पे वो स्टार्ट करा देते हैं हमारी जो प्रीलिम स्पेसिफिक भी पढ़ाई भी मेन स्पेसिफिक भी। तो अंडरस्टैंड यूपीएससी है, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन का एक उसका द हिंदू एनालिसिस का एक चैनल है, तो वहां से पढ़ाई होती है। आजकल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट से बहुत सी एजुकेशनल वीडियोस और चैनल्स बने हुए हैं, तो बच्चे वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत से टॉपर्स ऐसे हैं जो निकले हैं सिर्फ अपने आप ही पढ़ाई करके। बिल्कुल। तो सर मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका कुछ भी हो, अगर आपके पास डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के आप साथ पढ़ाई करते हो तो आप कर सकते हो क्लियर। बिल्कुल। गर्ल्स को क्या मैसेज देंगे? आप हरियाणा से हैं, गर्ल्स का आप देखती हैं इसमें किस तरीके से वो पीछे रह जा रही हैं, कहीं ना कहीं समाज का भी एक प्रेशर रहता है, परिवार का भी रहता है, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उनको? वो कैसे भी आगे आए आपकी तरह और आपकी तरह सिलेक्शन ले और मैं उनका भी इंटरव्यू लूँ? सर हरियाणा से हूँ तो पेट्रियार्कल माहौल ही देखा है मैंने बचपन से ही कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है यहाँ पे। गर्ल्स से सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आजकल जो ज़्यादा मैं देख रही हूँ वो रील्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं लड़कियाँ, इंस्टाग्राम पे रील बनाने में ज़्यादा है, तो मेरे यही भाई इफेक्टिव चीज़ों में इंगेज करें अपने आप को। और हरियाणा में तो सर सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम तो स्पोर्ट्स में भी हरियाणा के बच्चे आगे रहते हैं, तो मेरा यही भाई अपना किसी प्रोडक्टिव चीज़ में आप अपने आप को इंगेज करें, ये रील कल्चर से थोड़ा अलग रहने की ज़रूरत है और अपने आप पर ही ध्यान देना चाहिए सर। अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करने की चीज़ें करनी चाहिए, जिससे आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को। आजकल के जो दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स एंड ऑल, इन सब से थोड़ा अलग रह के सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? आप क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, एस्पिरेंट को? सर मैं स्वामी विवेकानंद स्कूल से पढ़ी हूँ 10th तक, तो उनकी जो एक लाइफ का एक मोटिव उन्होंने जो हमें दिया था, एक कोट दिया था कि भाई हमें फिजिकल जो लाइफ है अपनी, जो एक हेल्दी लाइफ है, उसके साथ साथ हमें एकेडमिक लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। मेरा सक्सेस मंत्रा यही रहा है कि बच्चे जो होते हैं बहुत बार एकेडमिक्स में इतना घुस जाते हैं, अपने आप का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, और यूपीएससी में बहुत बार बच्चों को होता है। तो मुझे यही है भाई अभी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और साथ में अपनी एकेडमिक्स को भी लेकर चले, और साथ में अपने कोई अगर आप किसी भी रिलीजन को जिस मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, तो स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेकर चलें। तो एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का जो एक तरीका होना चाहिए वो यही तीनों चीजें कि हेल्दी लाइफ जिए, आप अपनी खाने पीने का ध्यान रखें, स्पिरिचुअलिटी में भी रहना चाहिए और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें। मैम, आपकी इस पूरी तैयारी के दौरान आपको हरियाणा स्टेट का कौन सा ऐसा प्लेयर था जो आपको मोटिवेट करता था, जिससे आप मोटिवेट होती थी? सर मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट गीता फोगाट से हुई थी, दंगल मूवी मैंने देखी थी जो, वहां से ही उनका जो एक ये था ना कि उन्होंने लड़कों के साथ कॉम्पीट करा था स्टार्टिंग ईयर्स में ही अपने में। तो वहां से मुझे ये था कि हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसा है कि लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये था, मुझे लड़कों से ही कॉम्पीट करना था स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जॉब यहाँ पे लड़कों के लिए ही देखी जाती है। हमारी फैमिली भी थोड़ी उस तरीके की थी कि लड़कियों को बाहर ना निकाल के लड़कों को पढ़ाई अच्छी करानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैंने भी अपने आप को वहीं देखा था, मुझे लड़कों से ही कॉम्पीट करना है और उनसे आगे जाना है। कौन सा एक आईएएस या आईपीएस आपका रोल मॉडल रहा है इस पूरी तैयारी के दौरान, जिससे आप मोटिवेट होती हो? सर टीना डाबी मैम। टीना डाबी मैम से मुझे मोटिवेशन था, मुझे ये था कि उन्होंने बहुत कम एज में इस एग्जाम को निकाला था, उनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरा भी बस यही माइंड सेट रहा करता था कि मैं भी बहुत कम एज में निकाल लूँ एग्जाम तो सही रहेगा। वो भी एक बहुत एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से शायद वो थी, तो मुझे यही था कि हम कास्टिज्म भी बहुत है हरियाणा में, तो वो चीज़ मुझे तोड़नी थी, एक बैरियर हमारा एक माइंड सेट बना दिया गया था कि भाई ऑफिसर नहीं बन सकते। जो स्टार्टिंग ईयर्स मैंने जब कभी सोचा था यूपीएससी करने का, तो बहुत लोगों ने बोला भी था कि ऑफिसर लेवल का आप मत सोचिए, आप कोई एसएससी वगैरह देख लीजिए, छोटी लेवल का देख लीजिए। तो वहाँ से मुझे थोड़ा था एक ईगो पे मोटिवेशन मिला था वहाँ से, और आपने क्रैक भी कर लिया। ओके, क्या मैम आप फ्यूचर में कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहेंगी? नो सर, मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में ही ठीक हूँ। वो ज्वाइन करनी होती तो मेरे पापा पॉलिटिक्स में, मैं उसी में आगे जाती। ओके। इस पूरी तैयारी के दौरान सोसाइटी से कुछ आपको लोग निगेटिव और कुछ पॉजिटिव दोनों तरीके के मतलब लोग रहते हैं,
उनका क्या भूमिका थी आपकी इस तैयारी में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लोगों दोनों? सर पॉजिटिवली तो फैमिली नहीं करा था, खासकर मैं मम्मी और मेरे भाई का रोल यहाँ पे कहूँगी, उन्होंने बहुत मोटिवेट करके रखा मुझे। मतलब फेलियर्स भी आए उनमें भी उन्होंने कभी मुझ पर डाउट नहीं करा कि आप नहीं कर पाओगे। शायद मैंने सेल्फ डाउट कर लिया था 1-2 बार, पर उन्होंने कभी मुझ पर डाउट नहीं करा। तो पॉजिटिवली तो उनका ही था सबसे बड़ा हाथ। और नेगेटिवली सर कुछ रिश्तेदार थे जिस टाइम पे पापा ने मुझे हॉस्टल में भेजने का कहा था, तो उस टाइम पे ही उन्होंने ये कह दिया था कि क्या करोगे, लड़की है, अगर पढ़ भी जाएगी तो ये तो कहीं और ही कमा के देगी, तुम्हें तो देने वाली है नहीं। तो उनका मोटिव ये रहता है दहेज के लिए पैसे जोड़ लो, पर पढ़ाई के लिए लड़कियों के लिए पैसे नहीं होते। तो रिश्तेदारों से मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगी कि डिमोटिवेट ना करें बच्चों को, आगे ही बढ़ाना चाहिए, अपनों को भी बढ़ाए, दूसरों को भी बढ़ाए। बिल्कुल मैम, इस पूरी तैयारी के दौरान आपके परिवार के अलावा कुछ लोगों का अगर नाम लेना चाहती हूँ जो आपकी तैयारी के दौरान आपकी काफ़ी मदद की हो, हेल्प की हो, आपकी प्रिपरेशन उनसे इन्हेंस हुई हो, तो आप उनका नाम लेना चाहते? सर मेरे फ्रेंड थी सानिया और प्रज्ञा, मैं उनके साथ शेड्यूल हमारा तीनों का सेम ही रहा करता था। और हम ग्रुप स्टडी भी करा करते थे बहुत बार कि टाइम टेबल बिल्कुल सेम बना के। और सर एक मेंटोर मेरे जो सत्यम जैन सर हैं, अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल के जो है ओनर, उनका मैं नाम लेना चाहूंगी। मेंस के टाइम पे भी अगले दिन सुबह मेरा मेंस रहा करता था, रात के 1-1 बजे वो लाइव आके हमें समझाया करते थे कि अगले दिन करना क्या है। तो मेंटोर का बहुत बड़ा एक हाथ रहता है बच्चे की उसमें। तो सत्यम जैन सर का यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, उनको थैंक यू भी बोलना चाहूंगी मैं इस वीडियो के थ्रू। जिस माँ ने कंधे पर बैठकर दुनिया दिखाई, आज उसी माँ का नाम रोशन कराई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी में टॉपर सिमरन की। आज हमारे साथ सिमरन की माँ भी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। कामयाब हुई जी, सुबह से शाम तक, रात के 11 बजे तक पढ़ी है। हाँ। और काफ़ी मेहनत करी है इसने, कमरे में यहाँ रह के रात को भी, सुबह भी 5 बजे 4 बजे उठे, 9-10 घंटे की मेहनत थी इसकी पढ़ाई। और आज कामयाब हुई तो खुशी बहुत ही ज़्यादा है। जी बिल्कुल। जब रिजल्ट आया तो बहुत ही खुश थे सभी घर के, सभी अच्छे ही थे। कुछ बचपन में कैसी थी सिमरन, बताएंगी आप बचपन में कैसी थी पढ़ने में और खेल? बचपन से ही होशियार रही है, नर्सरी से ही फर्स्ट में आई है, नर्सरी क्लास में थी। जब से ही अपने क्लास में नंबर 1 ही रही है। ये +2 इसने गोल्ड मेडल से ही की है। हाँ, कॉमर्स में अपनी पूरी 3 सेक्शन थे, उसमें तीनों सेक्शन में से ये इसके नंबर सबसे ज़्यादा आए थे, 96% थे। बिल्कुल। और वहाँ से गोल्ड मेडल लिया इसने। बहुत अच्छी। इसके बाद फिर ये दिल्ली में आ गई, दिल्ली ये दौलत राम पुलिस से पढ़ी है जी। फिर लॉकडाउन लग गया था, 1 साल ही कोचिंग ली वहाँ दिल्ली से। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, फिर घर से ही इसने प्रिपेयर करा, घर से ही प्रैक्टिस करी है। ऊपर कमरा इसका अलग बना दिया था, पीजी की तरह ही रखते थे इसको ऊपर भी, बस खाना खाने के लिए एक टाइम नीचे आती थी, 2 टाइम का खाना तो ऊपर ही लेके जाते थे हम, ऊपर ही खाती थी अपने रूम में। एक टाइम नीचे आती थी हमसे मिलने के लिए। जी जी। तो मेहनत तो बहुत की है। जब आंटी आप देखती हैं आपकी बेटी ने इतना बड़ा नाम रोशन किया, आपका सिलेक्शन लिया, अब परिवार वाले, गांव वाले, समाज वाले, मोहल्ले वाले का क्या रिएक्शन होता है, वो कैसे आपको देखते हैं, क्या बोलते हैं आपके बारे में? अब तो जब पहली बार ये बाहर भेजी गई जी हॉस्टल में, तो परिवार में से यार किसी भी रिश्तेदारी में से हमारी कोई भी आज तक ना लड़का लड़की बाहर नहीं गया था जी। और हमने ये बेटी बाहर भेज दी तो परिवार वाला ने ऑब्जेक्शन तो उठाया था ना कि भी लड़की को बाहर भेजना ठीक नहीं है, ये है जी। फिर भी एक विश्वास था कि सिमरन शुरू से ही अच्छी रही है पढ़ाई में और हमने विश्वास था इस पे, तो बाहर भेजी। तो आज विश्वास हासिल किया हुआ है, विश्वास हमारा वो किया इसने। और घर वालों को भी ये था कि इतनी जल्दी तो नहीं कामयाब होगी, देखते हैं, बाहर भेज तो दी है, होगी या ना होगी या ना में कुछ उड़ा के आएगी, कुछ भी ऐसे गांव में तो बात बनती रहे ना ज्यादा कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने तो विश्वास पे ही भेजी थी और आज विश्वास पे खरी उतरी आज। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो परिवार वाले हैं जो आधे से तो सोच रहे अभी पता ना कितने साल रहेगी, लेकिन इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर किया तो सबके छक्के छूट गए थे। विश्वास ही ना था, बहुत से तो कह रहे थे कब मैं फार्म भर दिया, कब मैं ये होगा, ये क्लियर हो कब मैं यूपीएससी क्लियर कर ली। बार बार यकीन नहीं कर रहे, देख रहे सबूत तो दिखाओ कुछ। बहुत से तो ऐसे भी थे सबूत भी मांग रहे थे कि दिखाना, रोल नंबर दिखाना, रोल नंबर क्या इसका कितने आया। तो ज्यादा इंक्वायरी करने वाले भी थे, ऐसे भी थे। अब तो सबकी बोलती बंद हो गई होगी। विश्वास अभी आधों को तो शुरुआत में जमा ही ना था। तो अभी तो फिर बोल दिया कि हमने दिलवाया था पहले उसमें क्लियर होगी, तो हमने ये भी नहीं बताया था प्री निकला जब भी नहीं बताया था किसी को, इसलिए गांव वाले या परिवार वालों को पता ही ना था। पेपर भी दिया इसने तो एकदम से सरप्राइज किया, तो सरप्राइज में तो एकदम सबके हो ही जाना उस गुम।
जी जी। तो अब तो सब परिवार वाले आते हैं, मिलते हैं, खुशी है सब कोई के परिवार में से हमारी बेटी ने नाम पूरे गांव का नाम इतना रोशन किया, पूरे हरियाणा का ही नाम किया। बिल्कुल, हरियाणा बिल्कुल। में से ही पहली यही आई, वाल्मीकि हाँ, समाज की पहली वाल्मीकि लड़की है समाज से, जी। हाँ। और पलवल डिस्ट्रिक्ट में से भी अब की बार सिमरन का ही नाम आया है। जी जी। हाँ, इस यूपीएससी में, तो इसलिए नाम तो बहुत ही किया है रोशन हमारा, और अपने इरादे पे खरी उतरी है और सही है भी। बचपन से ही काम में भी हाथ बटाया था, तो घर का काम भी सारा ही सिखा रखा, सारा ही आता है। अब अच्छा। तो हाँ, पेपरों के दिनों में ही इसके पीजी की तरह रहना पड़ा करता है। इसको भी काम पेपरों के दिनों में तो काम नहीं करवा सकते ना, क्योंकि 9-10 घंटे की पढ़ाई रहा करती, फिर खाना पीना भी अपना भी काम होते हैं। हाँ। लेकिन बाकी टाइम में तो घर के काम में हाथ बटाती है काफ़ी। अच्छा। अब तक भी मेरे साथ काम करवाती है, एक भी काम ऐसा नहीं आता जो मेरे साथ नहीं करती होगी। नहीं करती, ओके। हाँ, घर की साफ सफाई से लेके रसोई का खाना पीना सब कुछ साथ में ही रहती है मेरे, वैसे तो जी। अब भी। आंटी, आप क्या बोलेंगी जो वीडियो के माध्यम से आपको देख रही हैं, आंटी देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी, क्या संदेश देंगी कि भाई आप भी अपनी बेटियों पर विश्वास करो, भरोसा करो और उन्हें पढ़ाओ, और उन्हें भी आप आगे निकालोगे तो वो भी सिमरन की तरह नाम रोशन करेंगे उनका। आप क्या संदेश देना चाहती हैं उनको? भाई संदेश तो यही है कि विश्वास के पीछे है सारी बात तो। अच्छा। और बेटा बेटी में फर्क नहीं मानना चाहिए बिल्कुल भी। जी। हाँ, बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, या लड़की हो लड़का हो, उस पर ध्यान दे और पढ़ाओ उसको जितना हो से। और टाइम भी काम घर के काम में भी मत लगाए रखो क्योंकि स्कूल की पढ़ाई भी बहुत हार्ड होती है। बिल्कुल। तो काम में लगाए रखेंगे तो कामयाब कैसे होंगे। तो खाली टाइम में काम कराओ, लेकिन है जो पढ़ाई का टाइम है उसमें पढ़ाई भी करवाओ। तो माँ बापों को तो अपने बच्चों पर ध्यान देना ही ज़रूरी है। और बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसका साथ देना चाहिए घर वालों को भी, मम्मी पापा को। कभी भी उसको रोकना नहीं चाहिए। मैं तो बस यही एक दोस्त बन के अपने बच्चों की हर मन की इच्छा हर मन की इच्छा को पूरी करो। उनकी क्या है क्या ना सोच, उनकी क्या है, कहाँ बढ़ना चाहते हैं, कौन से उसमें है ये कामयाब, उस लाइन में करवाओ उसको। बस मैं ध्यान ही दिया था। और खुद बेटी इतनी समझदार थी कि इसने बचपने में ही मतलब पढ़ाई में इतना ध्यान दिया था। ये यूपीएससी तो फिर भी अभी 11वीं क्लास से शुरू हुई है ना। पहले तो सीए की थी, इसके मन में सीए करूँगी। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ वनस्थली चली गई ना, वहाँ पे राजस्थान में, वहाँ फिर लड़कियों के साथ रही है। तो वहाँ पे पता चला कि बाहर ये यूपीएससी, हाँ, इसकी मैडम ने भी सलाह दी थी, इसके पापा ने भी सलाह दी कि यूपीएससी करो तुम। और तो फिर इसने 11वीं-12वीं क्लास से अपना मन बना लिया, उसके बाद इसने तैयारी की है। हाँ, तो मैं तो नहीं कहूँ लड़कियों पे भी ध्यान पूरा दिया जाए, जल्दी से शादी करके ना निपटाए अपने लड़कियों को। बिल्कुल। हाँ, अगर पढ़ना चाहती है तो उनको पढ़ाए। हाँ। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ से जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा न्यूज़ चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।